में हमारे साथ इंडिया चार्ट्स के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आज के हमारे मार्केट के महारथी। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रोहित जी, एक साथ कई सारे लीवर्स बाजार के काम आ रहे हैं। आप जरा बताइए कि अब निफ्टी क्या अपने दायरे को आगे की तरफ तोड़ने के लिए तैयार लग रहा है, और क्या 25,000 के लेवल हम निफ्टी पर जल्द ही देखेंगे? मैं मान रहा हूं कि ये बात काफी हद तक सच है। भारत के बाजार के लिए कई चीजें जो हैं मैक्रो लेवल पे सुधरती हुई नजर आ रही थी कई महीनों से। मुझे लग रहा है कि आखिरी जो चीज थी या आखिरी एक या दो चीजें अगर हम लोग पकड़े, एक तो करेंसी और बॉन्ड यील्ड को लेके था, और दूसरा था जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हमारे आसपास चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में। तो ये दो कारण थे जिनसे बाजार थोड़ा बहुत चिंतित हो रहा था। अब एक कारण को तो आरबीआई ने काफी हद तक एड्रेस किया, जो कि उन्होंने जब मेजर्स लिए तो भारत में करीब आई थिंक ऑलमोस्ट अभी $50 बिलियन के आसपास इनफ्लो आ चुका है दो धारणाओं से। तो उन्होंने जो किया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंसी पे भी दिख रहा है और बॉन्ड डील्स पे और भी ज्यादा दिख रहा है। बट यूएस के बॉन्ड डील्स अभी भी थोड़े उच्च स्तर पे हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ और दिन उसको देंगे, क्योंकि डॉलर का भाव तो जरूर घटने लगा है अभी साथ ही साथ। और ये सब पिछले हफ्ते हुआ है, डॉलर का भाव पिछले 3-4 दिनों में येन के इंटरवेंशन से हुआ, और उसमें यूएस भी घुस गया है कि हम भी उसको ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है करेंसी बाजारों के लिए। बची तो फिर एक ही बड़ी बात, वो है जो जंग चल रही थी हमारे आसपास, और वो जंग क्या खत्म होगी, क्योंकि उसका तेल के भाव पे इम्पैक्ट होता है, और भारत सरकार को काफी कुछ संभालना पड़ता है इस तरीके में। तो इससे भी हम लोग काफी घबराए हुए थे। आई थिंक होप तो यही है कि हर बार ये बात जब आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसको सुलझाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया का प्रेशर है कि इस जंग को और ज्यादा बढ़ाया नहीं जाए। तो आई थिंक उन्होंने भी यही चीज बोली, और इसलिए बाजार आज के तारीख में ऊपर है। बट सेटअप ऑलरेडी चार्ट्स पे ऐसा ही तो कुछ था पिछले फ्राइडे को, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, जहां पे गिरने के बाद अराउंड 61% रिट्रेसमेंट का जो आंकड़ा है 23,600, वहां से बाजार बढ़ने लगा। और आज हम लोग देख रहे हैं एक ब्रेकआउट, जो कि 24,515, ये एक दूसरा आंकड़ा है जिसके ऊपर बाजार एक बार सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से 25,000 या फिर इवेंचुअली 26,000 जो है, और ऑल टाइम हाइस की तरफ धीरे धीरे जाते हुए बाजार नजर आएगा आगे के महीनों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है कि हम लोग 24,515 के ऊपर क्लोज कर पाए और सस्टेन कर पाए। ये जो करंट रैली है इसमें हम लोग वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं कि बाजार ऊपर वॉल्यूम के साथ साथ आ रहा है पिछले 3-4 दिनों में, जो कि पॉजिटिव साइन है कि टिपिकली अगर तेजी होती है और उसमें वॉल्यूम्स नहीं रहते हैं तो हम लोग उस रैली को सस्पिशियस बोल सकते हैं। बट इस रैली में क्लियरली वॉल्यूम्स ने साथ दिया है। इनफैक्ट करेक्शन में जब बाजार गिर रहा था जुलाई के महीने में, तब वॉल्यूम्स घट गए थे। सो वॉल्यूम्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाव के साथ हो जाते हैं तो यूजुअली इट इज अ बुलिश इंडिकेटर। तो ये भी एक और संकेत था कि कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिवली निकल जाएंगे। अब सिर्फ ये एक आंकड़ा है जिसके ऊपर एक बार हमने क्लोज कर दिया, तो ये हमें संकेत देगा कि 25,800 तक नेक्स्ट हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। 25,800 तक बाजार यहां से जा सकता है। और रोहित जी, एक और अच्छी चीज हो रही है जो भारतीय बाजारों के पक्ष में है, वो ये कि हमने देखा था कि जो एआई स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स थे अमेरिका में या फिर कोरिया में, जापान में, ताइवान में, टीएसएमसी हो गया, या फिर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर बहुत ज्यादा हमने देखा था कि रनअप हो गया था और वहां से कैपिटल फ्री हो रहा है। शायद वो पैसा भारत में थोड़ा सा आए और भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम करे। आपको लगता है कि एफआईज की जो बाइंग जो शुरू हुई है पिछले 4-5 सत्र से, क्या ये सस्टेन कर पाएगी? मुझे लग रहा है कि इसी एक तो दिख ही रहा है हमें सामने कि उन्होंने बेचना तो कम कर ही दिया है। जिस दिन से हमने अपने करेंसी को संभाला है उस दिन से अब अगर आप डेली बाइंग सेलिंग के नंबर्स देखेंगे, जो नेट नंबर्स हैं, उसमें बड़े बेचने के नंबर्स अब नहीं आ रहे हैं जो कि पहले हर दिन आ रहे थे। तो एक काम तो हो गया कि बेचना कम हो गया।
अब रिसेंटली कुछ दिनों में हमने बाइंग भी देखी है, और सवाल यही उठता है कि ये बाइंग क्या सस्टेन रहेगी। मैं मानता हूँ सस्टेन रहेगी, क्योंकि दो कारण थे जो एफआईआई के भारत के बाजार से दूर रहने के। एक करेंसी और दूसरा है टैक्स रेजिम। अब टैक्स रेजिम हमने डेट साइड पे तो काफी संभाल लिया, इक्विटी साइड पे मुझे लग नहीं रहा है कि कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई साल पहले ये डिसीजन लिया था कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको दोनों को एक ही कैपिटल गेन्स टैक्स लेवल लगाया जाए। तो जगह कहाँ थी? डेट साइड पे थी, क्योंकि डेट इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आज तक आए भी नहीं है, तो उनको वहां अट्रैक्ट करने की जरूरत थी। तो वो काम गवर्नमेंट ने कर दिया और उससे आपका करेंसी संभल गया। तो करेंसी के बेसिस पे जो है हम लोग, और डेट के बेसिस पे जो है भारत के बाजार में हम लोग डॉलर फ्लोज जो है काफी हद तक देखेंगे, और करेंसी आपका संभल जाता है तो उस पे भी लोग बेट लेने का कोशिश तो जरूर करते हैं, क्योंकि अगर आपका बाजार परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, आपके अगर इक्विटी मार्केट रिटर्न्स या अर्निंग्स ग्रोथ वापस सुधर जाती है तो निवेश करना तो बनता ही है। तो आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो धीरे धीरे पॉजिटिव ही रहेगा। कितना पॉजिटिव होगा वो तो हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट नेगेटिविटी काफी हट चुकी है, और वो काफी अच्छी बात है। रोहित जी, आईटी शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट है। सॉफ्टवेयर स्टॉक्स जो हैं भारत के, उसमें भी थोड़ा स्टेबिलिटी तो आ गई है। क्या ये संकेत दे रही है कि ये स्टेबिलिटी मतलब कुछ दिनों की बात नहीं है, ये थोड़ी लंबी खींचेगी? क्या जो तेजी है हम ट्रस्ट करके चल सकते हैं? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो मैं जब आईटी इंडेक्स या फिर लार्ज कैप आईटी कंपनी की बात करते हैं, जहां पे मेरा फोकस रहता है, मेरा सालों से मानना है कि इनमें जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफी कम थे, और हम लोग इनको वैल्यूएशंस काफी ज्यादा दे रहे थे। और इसका कारण ये था कि जब भी कुछ बाजार में कशमकश होता है तो लोग भारतीय आईटी सेक्टर को एज अ डिफेंसिव सेक्टर खरीद रहे थे, तो इसलिए ग्रोथ से ज्यादा वैल्यूएशंस थे कई सालों तक। और फिर भी अगर हम लोग 10-15 साल का समय देखें और इनका एक रेशियो चार्ट देखें, मैं अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी का एक रेशियो चार्ट देखूं तो हिस्टोरिकली 10-15-20 साल में आईटी शेयरों ने अंडर परफॉर्म ही किया है। सिर्फ कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स थे जिन्होंने काफी आउट परफॉर्म किया है। तो इसमें आपको काफी चॉइस करना पड़ता है। जो ब्रॉड बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने मार्केट को कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म नहीं किया, बट सस्टेन्ड रहे, क्योंकि डिफेंसिव बाइंग बार बार आती थी। बट जब ये एआई का रिस्क इन लोग में दिखने लगा तो काफी फंड्स ने अपनी ओनरशिप आईटी सेक्टर में कम कर दी है। मुझे लगता नहीं है कि बियॉन्ड सम शॉर्ट टर्म वैल्यू बाइंग जो लोग कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा सस्टेन होगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई डोंट थिंक मैं आईटी शेयरों में निवेश करना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड बन जाता है कि कहीं ना कहीं आप ओवरसोल्ड हो जाते हो तो बाउंस आ जाता है, और बाजार चल रहा है तो साथ साथ में हम लोग थोड़ा ऊपर निकल पड़े। पर 1 या 2 साल का अगर टाइम होराइजन लूं और मैं सोचूं कि मैं आईटी शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं बनेंगे। आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड यील्ड से एक अट्रैक्शन बन जाता है जिससे कि भाव नहीं घटते हैं। जब 5-6-7% डिविडेंड यील्ड्स हो जाते हैं तो इनमें डिविडेंड के लिए कुछ बायर्स जरूर अंदर आ जाते हैं, बट ग्रोथ के एंगल से इनमें अट्रैक्टिवनेस अभी भी नहीं आई है। ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी भले आ गई हो, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहिए तो शायद ये वो सेक्टर नहीं है। रोहित जी, Q1 के अर्निंग्स को आपने कैसे रीड किया है? क्योंकि अब तो हम हाफ वे मार्क से आगे आ गए हैं, और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीदें थी बाजार की, शायद उससे बेहतर प्रदर्शन हमें इंडिया इंक के क्वार्टरली अर्निंग्स में देखने को मिला है। नहीं, सही है। अर्निंग्स ग्रोथ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, और इसके संकेत हमें मिल रहे थे कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट से, जैसे कि आपका क्रेडिट ग्रोथ है। पिछले साल दिसंबर से ही क्रेडिट ग्रोथ जो 9% तक पहुंच गया था, वो बढ़ते बढ़ते जनवरी तक 11-12%, और अभी मई के महीने में 17% तक हमारा क्रेडिट ग्रोथ पहुंच गया। तो एक पॉजिटिव क्रेडिट ग्रोथ का ट्रेंड जो हम बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आगे के महीनों में अर्निंग्स में, केपेक्स में दिखता ही है। और ये चीज अभी रिसेंट जो आईपी नंबर्स आए उसमें भी दिखने लगा। सो उससे एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ, ये स्पेंडिंग का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जोन में दिखने लगा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन।
और इस चीज का हम लोग धीरे धीरे अर्निंग्स ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट देखेंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आपके बोरोइंग कॉस्ट्स कम होंगे, शायद ये इमीडिएटली ना हो, अगर हम लोग 6-8 महीने का टाइम होराइजन लेते हैं, तो समवेयर इनटू 2027 आपके इंटरेस्ट रेट कॉस्ट जो है धीरे धीरे नीचे आएंगे। बॉन्ड डील्स पहले नीचे आती हैं, फिर उसके पीछे पीछे बैंक्स भी अपने रेट्स कम करते हैं, एंड दैट विल हैव अ पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट ऑन द अर्निंग्स ग्रोथ एंड द इकोनॉमी। तो इस चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी तो पॉजिटिव हो ही गया है। सिर्फ यहाँ से उसको ऊपर बढ़ना है, मतलब हम लोग 11-12% ग्रोथ से बढ़ के अगर 15% अर्निंग्स ग्रोथ तक पहुंच गए तो फिर मार्केट काफी तेज हो जाएगा। अब वहां तक पहुंचने के इमीडिएट इंडिकेशंस नहीं है, बट डेफिनेटली द ट्रेंड हैज चेंज की जो कि सिंगल डिजिट में हमारे अर्निंग्स ग्रोथ हो गए थे, मैं सिर्फ निफ्टी 50 कंपनियों की बात कर रहा हूँ, वो वापस डबल डिजिट्स तक आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मिड और स्मॉल कैप थे उनके तो ऑलरेडी 20% के प्लस और माइनस चल ही रहा था, तो दैट इज एनी वे बीन गुड, एंड दैट इज वाई मिड कैप स्मॉल कैप जो सेगमेंट है उसने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म भी किया है। ठीक है रोहित जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की, और इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है।